औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है और प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपसे कुछ देर बाद आपके सामने मुलाहिज़ा कर सकेंगे आप लोग। और मैं बताता चलूं कि आज मैं खुद जनाब उमर शरीफ साहब के जो है वो तदफीन के अंदर मौजूद था। मैंने वहाँ लोगों से बात की है, मैंने उन लोगों से उनके तासुरात जाने, उन लोगों से बात की जो उमर शरीफ साहब से काफ़ी मोहब्बत करते थे। बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर कुछ शिकवा है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से। कुछ शिकवा है कि कोई नुमाइंदा वहां पर मौजूद मुझे इन गुनहगार आंखों से दिखाई नहीं दिया। पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, फिर दूसरा हिस्सा भी आज इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और वो उमर शरीफ साहब से ही रिलेटेड दिखाई देगा, क्योंकि आज एक बड़े अखबार के अंदर एक बड़ा आर्टिकल छपा है और इस आर्टिकल के छपने के बाद जो है वो काफ़ी मामलात तहलका खेज हो गए हैं। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि वो मामलात उमर शरीफ साहब के इंतकाल से डायरेक्ट मुंसलिक दिखाई देते हैं। पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ चलेंगे, उसके बाद मजीद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। पहला हिस्सा मुलाहिज़ा कीजिए। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि उमर शरीफ साहब जो हैं वो कराची के इलाके लियाकताबाद के रहने वाले थे, लालू खेत के रहने वाले थे और उनको बड़ा फ़ख्र था अपना लालू खेतिया होने पर। और वो वाज़े तौर पर अक्सर अपने ड्रामों के अंदर इसका जिक्र किया करते थे। यहाँ पर उनके बहुत से बचपन के साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बताते हैं कि उनकी मन्नतें क्या थी, वो कितने अकीदतमंद थे, किससे मोहब्बत करते थे, ये सब चीज़ें बताते हैं। हमारे साथ उमर शरीफ साहब के एक बचपन के ही साथी मौजूद हैं, यूनुस गुजराती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस साहब, क्या कहेंगे सर, आप उमर शरीफ साहब के बचपन के साथी थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच बोल रहा हूँ कि जब मैं उनके घर, मैं गरीब आदमी हूँ, जब वो भी गरीब थे, जब मैं उनके घर पे जाता था भाइयों, तो उनकी वालिदा मोहतरमा सितारा बेगम दरवाज़ा खोलती थी कि उमर तेरा आया है दोस्त। जब मैं वहाँ अंदर जाता था तो उमर ऐसे मिलता था जैसे मैं कोई करोड़पति हूँ, बोलता था मेरी औकात है।
यहाँ पर उमर शरीफ साहब का जस्ते खाकी लाया जा चुका है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई देते हैं। इस वक्त एक चमकते दमकते सितारे मौजूद हैं, गमगीन चेहरे हैं। हमारे साथ रिजवान मोतीवाला साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा सर, क्या कहेंगे उमर शरीफ साहब के हवाले से? ये मामला, ये हमने सोचा नहीं था कि ये वक्त भी कभी हम देखेंगे। बस उमर भाई के लिए तो जितने अल्फाज कहे कम है, और जाना हम सबको है, लेकिन वो शख्स जो मुस्कुराहटें बिखेर के चला गया। एक यूनिवर्सिटी होती है ना, लोगों को डिग्री मिलती है, ये वो यूनिवर्सिटी थी जिससे बहुत सारे लोगों ने डिग्री ली। बस मेरी दुआएं उनके साथ है। रिजवान भाई, एक बात यहाँ पर ये भी पैदा होती है सर कि एक बेटी का गम एक बाप को खा गया, हम ये कह सकते हैं आज। बहाने होते हैं, लेकिन जाना बहरहाल सबको है। तो वो बेटी का जब से हुआ था तब से उनकी हालत सही नहीं थी, लेकिन अल्लाह बहाने बनाता है। कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे। वो लोग भी उमर शरीफ साहब से अकीदत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। फतेह पहलवान साहब, आपने अक्सर इनको उमर शरीफ साहब के ड्रामों में देखा होगा। आज ये दीवाने हो गए हैं उमर शरीफ साहब की मोहब्बत में, और आज ये आए हुए हैं। जी पहलवान साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर? कहना यही पसंद करेंगे कि पहले तो पाकिस्तान को सलाम, जिन्होंने ऐसा बेटा जन्म दिया कि पूरी दुनिया में उन्होंने नाम किया है, और पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है कॉमेडी के हवाले से। शहनशाह ज़राफ़त, शहनशाह कॉमेडी, शहनशाह स्टेज, समझे, उमर शरीफ साहब, उनके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। और उमर शरीफ साहब बेहद मोहब्बत करने वाले, अपने आर्टिस्टों से प्यार करने वाले, अपने शागिर्दों के साथ शफ़क़त से पेश आने वाले, सिखाने वाले और उनको प्यार से समझाने वाले। उमर शरीफ जैसा इंसान दुनिया में आना मुश्किल है। पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया उन्होंने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनको उसने कारकर्दगी के तकमे से भी नवाजा, और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट भी बहुत की। सारी दुनिया जानती है और देख भी रहे हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे उस साथ के लिए उन्होंने सब कुछ किया, बड़ी मदद। ठीक है। अच्छा फतेह पहलवान साहब, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है, हमने बड़े बुजुर्गों से सुना, मैं ये सवाल जितने लोग यहाँ पर मिल रहे हैं मैं सबसे कर रहा हूँ कि उमर शरीफ साहब की साहबजादी का जब इंतकाल हुआ तो कहा जाता है कि उससे वो टूटना शुरू हो चुके थे, और आज वो इतना टूट गए कि वो हम सबको रोता छोड़ गए। देखो, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, और बेटी जब दुनिया से रुखसत हो जाए तो बाप का दिल वैसे ही टूट जाता है। माँ बाप के दिल से क्या गुजरती है ये सिर्फ वो ही जानते हैं, उसके अलावा दूसरा बंदा उसका दुख नहीं जान सकता। ये बेशक आपकी बात सही है कि बेटी के इंतकाल के बाद उमर भाई का, हमारे उस्ताद का दिल एकदम टूटना शुरू हुआ, और यही वजह बन गई आज उनकी जो मतलब मौत वाक़या हुई। और मतलब क्योंकि औलाद से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ अजीम नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए हम तो यही पैगाम देंगे कि अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, और ऐसे लोग जो उमर भाई को चाहने वाले हैं हमेशा के लिए कभी ना भूले उमर भाई। उमर भाई हर दिल की आवाज़ है, समझे, हर दिल की आवाज़। उमर शरीफ, उमर शरीफ, उमर शरीफ, उमर शरीफ जिंदाबाद, पाइंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। इन लोगों के चेहरों पर जितना कर्ब है, जितना दुख है, जितना अफसोस है, और ऐसा लगता है कि जैसे इनके अपने घर का कोई फ़र्द चला गया हो, ये सूरत हाल है। कोई बाप, कोई बड़ा भाई चला गया हो, ये इनके चेहरों से वाज़े है। और यही सूरत हाल मुसलसल देखने में आ रही है कि जी तमाम तर लोग इस कदर जो हैं वो गमगीन दिखाई देते हैं। मैं अब भी देख रहा हूं कि मैं जब से इस मज़ार के अहाते में मौजूद हूं, इंतहाई रिकत आमेज़ मनाजिर जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, और सिर्फ इस बात को देख रहे हैं कि आज उमर शरीफ साहब जो हमेशा हंसाया करते थे, आज वो हंसाएंगे नहीं, लेकिन आज उन्होंने रुलाया बहुत।
आपने देखा कि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर उमर शरीफ साहब से अकीदत का इजहार करने के लिए आए। उन्होंने यहाँ पर उनका आखिरी दीदार देखा, उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है और इस वक्त दुआओं का, नातिया कलाम का सिलसिला इस वक्त जारी है। लेकिन यहाँ पर जो अहम मौजू हमने आज उठाया था वो ये कि जी उनकी जो साहबजादी का इंतकाल हुआ उसके बाद उमर शरीफ साहब टूट गए। और हमने ये बात मुतअद्दिद बार देखी है, हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि जवान बेटा या जवान बेटी की मौत बाप को ख़त्म कर देती है। लेकिन यहाँ पर अब तक ऐसी कोई कार्रवाई हुकूमत की तरफ से देखने में नहीं आई जिसको देखते हुए हम कहें कि हाँ वाकई उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई हो जिस डॉक्टर की वजह से उमर शरीफ साहब की साहबजादी इस दुनिया में नहीं रही। जो सूरत हाल उनके बच्चों ने फ़ेस की है इस पर भी आज बात होगी। तमाम तर मुहर्रिकात को, इसमें कानूनी मुहर्रिकात क्या लिखते हैं और इस पर डॉक्टर्स की क्या राय है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा अब आ चुका है। पहले हिस्से में आपने देखा कि किस तरह लोग जज्बाती हो रहे थे, किस तरह लोग जो है वो गमगीन थे, हर आंख अश्कबार दिखाई देती थी। ये जज्बात थे उमर शरीफ साहब से। लेकिन अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि उमर शरीफ साहब इस नहज तक कैसे पहुंचे कि हंसता मुस्कुराता हट्टा कट्टा इंसान जो है वो इतनी अचानक बीमार पड़ा और इतनी अचानक बीमार पड़ने के बाद वो इस जहाने फानी से कूच कर गया। यहां पर यह सवाल बिल्कुल पैदा होता है कि आया, मैंने आपने देखा होगा कि पहले पार्ट के अंदर मैंने इस बात को बार बार दोहराया है, यह सवाल बार बार दोहराया है कि बताएं क्या बेटी की मौत बाप के लिए जो है वो कातिल साबित हुई है? तो सबने कहा कि बिल्कुल, बेटियां घर की रहमत होती हैं, अगर वो चली जाएंगी तो बाप के पास जीने का मकसद खत्म हो जाता है। और आज मैं वाजे करता चलूं कि ये वो मकसद था जो कि खत्म हो चुका था उमर शरीफ साहब की लाइफ के अंदर से, जिसके बाद उन्होंने अपनी सेहत इस हद तक गिरा दी थी कि आज वो जहाने फानी से कूच कर गए। एक आर्टिकल का जिक्र मुसलसल मैं कर रहा था, मैं दोबारा उसको दोहराता चलूं कि ये यासिर पीरजादा साहब की जानिब से, बड़े नफीस कॉलम राइटर हैं, उनकी जानिब से आर्टिकल लिखा गया था जिसमें उन्होंने वाजे किया है कि ये उमर शरीफ साहब की जो मौत है ये तिबई मौत नहीं है, बल्कि बाकायदा सोची समझी साजिश कह लें आपके जी, उनकी जो साहबजादी थी वो एक ऐसे रैकेट का शिकार हो गई जो कि गैर कानूनी किडनी की पैबंदकारी और जिगर की पैबंदकारी में मुलव्विस था। उस डॉक्टर के खिलाफ जो है वो बाकायदा FIA ने सन 2017 में कार्रवाई की थी, लेकिन आज वो डॉक्टर अपनी उसी सीट पर बराजमान दिखाई देता है जिसका मनसब उसे अस्पताल में दिया गया था। यह सूरत हाल पैदा हो गई है। इस पे कानूनी तकाजे भी आज हम देखेंगे कि क्यों हुकूमत ने जो है वो इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जो कि इतने संगीन मामले के अंदर मुलव्विस पाया गया था। इसके बावजूद भी उस शख्स को जमानत मिल गई। वो शख्स आज भी लोगों की जानों से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खान निजामानी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के अदाकार हैं, हिदायतकार हैं। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कैसर भाई, लोग कहेंगे कि उमर शरीफ साहब के जाने के बाद इशू दब जाए, लेकिन इस इशू को हमने दबने नहीं देना। क्या कहेंगे सर, एक डॉक्टर जो है वो एक बेटी की जिंदगी खा गया, उसकी वजह से उसके बाप की जिंदगी चली गई और वो डॉक्टर आज भी अपनी सीट पर बराजमान है। कानूनी तकाजे क्या कहते हैं? वैसे सुनना नहीं चाहिए कानूनी तकाजे क्या कहते हैं, क्योंकि कानून लागू नहीं होता इस पाकिस्तान में। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक बड़ा दुख वाला दिन था पाकिस्तान के लिए और हर उस शख्स के लिए जो कि उर्दू समझता और बोलता है, चाहे दुनिया में वो कहीं भी हो। उमर शरीफ साहब की आज तदफीन हुई, आप वहाँ मौजूद थे, आपने देखा। अब जब बात हम कर रहे हैं कि उमर शरीफ साहब की जो वजह, शायद जिसे हम कहते हैं शायद जो वजह बनी हो, इस हद तक वो चले गए कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई। बेटी जी, देखिए, ये एक बड़ा टची और बहुत नाजुक सब्जेक्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ
क्वैक्स जिसे हम कहते हैं, वो डॉक्टर जो कि अताई डॉक्टर्स होते हैं, जो किसी बाकायदा यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर नहीं निकलते, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अपने नामों के आगे वो डॉक्टर लिखते हैं। और डॉक्टर जहां लिखा होता है वहां आम आदमी, उन्हें कोई शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी समझकर उनके पास चला जाता है। जी अच्छा, जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं, जो आप तस्करा कर रहे हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उमर भाई उन दिनों मुल्क में नहीं थे, जी, अमेरिका में मौजूद थे। अमेरिका में थे, और उनके साहबजादे जो थे वो अपनी बहन के इलाज मालजे के हवाले से वो सारे मामला देख रहे थे। अब ये निहायत ही अफसोस की बात है, ये निहायत ही शर्मिंदगी की बात है बहैसियत कौम कि हमारे पास आज भी ऐसे जिंदा सिफत लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों, बड़े अस्पतालों में शायद मौजूद हैं, जो ये घिनौना कारोबार जिसे कहा जाता है ह्यूमन ऑर्गन ट्रेड, ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू एक्ट, जी, ये लागू हुआ था 2007 में और उसके बाद इसमें तरमीम की गई थी 2010 में। सही। और इस गवर्नमेंट ने सितंबर के महीने में FIA को कुछ इख्तियारात दिए थे कि इस एक्ट को लागू करके और इस किस्म के जो कल्परेट्स हैं, जो कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रेड में लोग मुलविस हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस एक्ट में अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि जो आदमी मुजरिम साबित होगा जी, उसको सजा क्या दी जाएगी। अच्छा, इजिप्ट में ये जो कानून है 1997 में इम्प्लीमेंट हुआ था और उसमें जो मुजरिम साबित हो जाता था उसे 3 साल से 8 साल तक की सजा दी जाती थी। जी, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी इस किस्म का कोई लॉ मौजूद नहीं है। ये हुकूमत वक्त, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे कोई हुकूमत वक्त का मैं नाम ले रहा हूँ, ये बेटी, ये बहन मेरी भी हो सकती हैं, जिस तरह उमर भाई के साथ ये वाकया पेश आया। और हमें एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि ये तो उमर शरीफ की बेटी थी, जिनकी वजह से ये सारा मामला मीडिया तक आया और आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये किसी आम शख्सियत की बेटी होती तो ये मामला ना आप डिस्कस कर रहे होते और ना मैं डिस्कस कर रहा होता, माजरत के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमारे लिए एक आई ओपनर समझने, उमर भाई ने तो ये समझे कि एक कुर्बानी दे दी जी हम सबके लिए कि हम अपने आंखें खोलें, अपने कान खोलें और देखें कि ये भेड़िए कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। मैं हुकूमत वक्त से भी ये गुजारिश करूंगा और आपके तवज्जुह से भी कि इस कानून को थोड़ा और सख्त बनाया जाए और जहां जहां पर हमारे पास लूप होल्स हैं, हमारे यहाँ ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप पैसे का इस्तेमाल करें तो मौत की वजह कुछ से कुछ लिखी जा सकती है। सही। तो इन चीजों को हमें एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कैसर भाई थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, यहाँ पर अली ताहिर आरई साहब भी बैरिस्टर हैं, बड़ा नफीस तज्जिया करते हैं, कानूनी मामलात पर भी काफी गहरी नजर रखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली ताहिर आरई साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अली साहब क्या कहना पसंद करेंगे सर, कानूनी मुहर्रिकात क्या है? ये आर्टिकल आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है सर। इस हद तक अगर किसी को अजियत दी जाए कि अगर एक बेटी का जो है वो कातिल सरेआम घूम रहा हो और मैं बाप होके देख रहा हूं कि मेरी बेटी का कातिल है, घूम रहा है सर, तो मेरे लिए ये स्लो पॉइजन से कम नहीं होगा ये तमाम तर वाकया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। 2010 से पहले ये जरा हमें थोड़ा सा जरा इस चीज को समझना पड़ेगा जी। 2010 से पहले पाकिस्तान को किडनी बाजार के नाम से जाना जाता था। जो वकील ये मेडिकल नेग्लिजेंस वाली साइट पर प्रैक्टिस करते हैं वो इस बात जानते हैं। 2010 में आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया कि क्योंकि 2007 से एक बिल पेंडिंग था जो पास नहीं हो पा रहा था जी, तो 2010 में उन्होंने एक ऑर्डिनेंस बना दिया और वो ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया। अच्छा, वो जो एक्ट है उसके तहत अब उसका तरीकाकार ये है कि मैं ऑर्गन डोनर बन तो सकता हूँ, लेकिन मैं ऑर्गन डोनेट किसको कर सकता हूँ? मैं ऑर्गन डोनेट कर सकता हूँ सिर्फ अपने किसी लीगल या ब्लड रिलेटिव को। तो मेरा या तो कानूनी तौर पे जो रिश्तेदार होगा या मेरा खून से जो रिश्तेदार होगा उसको मैं कर सकता हूँ। और इसके लिए पूरी एक इवेल्युएशन
मॉनिटरिंग कमेटी बिठा दी गई। अब साहब मसला यहाँ पे आता है कि हमने ये प्रैक्टिस तो रोक दी कि ऑर्गन जो डोनर्स हैं वो इस तरह से ना दें, क्योंकि होता ये था कि ये जो आपके ब्रेक क्लीन वर्कर्स हैं, ये जो आपके सीवरेज के वर्कर्स हैं जिनको बड़ी जरूरत होती है, इनसे आप 1 लाख रुपए में किडनी खरीदते थे और फिर 50 से 60 लाख रुपए तक एक किडनी का रेट होता था। ये मैं आपको आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज चूंकि वो प्रैक्टिस हम अपने मुल्क के अंदर किसी हद तक कर्टेल कर चुके हैं तो रेट 1 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए किसी गरीब बंदे को देके और 1.5 करोड़ रुपए की किडनी उसको बेच देते हैं। यहाँ पे हमें बड़ा जबरदस्त काम करने की अभी जरूरत है इस मुल्क को। तो बैरिस्टर साहब इस आर्टिकल पे क्या कहेंगे सर? उमर शरीफ साहब का कातिल कौन? सर ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त अशराफिया पर और हुकूमत पर आयद होता है, क्योंकि जिम्मेदारी थी उनकी कि चेक एंड बैलेंस रखते, प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग रखते जिसकी वजह से उस डॉक्टर को सजा होती। अगर मेरी बेटी को कोई कत्ल कर देगा और वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा होगा तो मेरा दिल चाहेगा कि मैं उसको कत्ल कर दूं, लेकिन मैं कानून हाथ में नहीं ले सकता। आपकी बात 100% सही है और मैं इसी तरफ आ रहा था कि अब मसला यहाँ पे आता है कि हमारी जो प्रोसिक्यूशन है वो कहाँ पे हो रही है। देखें, इसको जरा कानूनी ज़ाविये से 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो 10 साल की सजा मौजूद है 2010 के एक्ट के तहत और उसके अंदर जुर्माना भी मौजूद है। अब मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है कि नंबर 1 हमारी जो प्रोसिक्यूशन है वो शुरू में तो केस बनाती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आईओ हल्का पड़ जाता है और पहले बेल डिनाई होती है किसी एक्यूज को, लेकिन अल्टीमेटली जब उस केस के अंदर प्रोसीडिंग ही नहीं होती, वो कल्मिनेशन की तरफ, खात्मे की तरफ केस जाता ही नहीं है, तो बेल पे लोग बाहर आ जाते हैं। पहला दस्ता तो यहाँ पे लगता है। इस केस के अंदर भी जो डॉक्टर था, डॉक्टर नहीं असाई डॉक्टर, वो बगैर आदमी वो बाहर आ गया बेल के ऊपर। अच्छा, फिर नंबर 2 मसला कहाँ पे होता है? नंबर 2 मसला ये हो रहा है कि पीएमसी जो पहले पीएमडीसी होती थी, उसके पास ये इख्तियार है कि कोई भी अगर मेडिकल नेग्लिजेंस में ऐसी पाया जाता है तो उसका परमानेंटली लाइसेंस रिवोक किया जाता है, दोबारा वो जिंदगी में कभी लाइसेंस नहीं ले सकता। मगर नजर में आता है कि पीएमसी भी अपनी इंटरनल सियासत की वजह से और सिफारिशों की वजह से और रिश्वत की वजह से ये काम कर पाती। बिल्कुल ऐसा ही है। अली ताहिर साहब बिल्कुल जरा तवक्कुफ कीजिएगा। कैसर खान निजामानी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी कैसर भाई, सर क्या कहेंगे? सर हुकूमत से क्या शिकवा करेंगे इस पर सर कि एक हुकूमत कार्रवाई नहीं कर पाती, डॉक्टर दोबारा सीट पर आ जाता है, जबकि इसी डॉक्टर के हवाले से अगर आप थोड़ा सा माजी को और खंगालें तो 2017 में एफआईए गिरफ्तार कर चुकी है, उसके ऊपर मुकदमा चला, वो जमानत पे बाहर आ गया और उसके बाद उमर शरीफ साहब की साहबजादी के साथ क्या हुआ, ये इसी पे आज हम बात कर रहे हैं। सर इतनी कमजोर प्रोसिक्यूशन है या इतनी कमजोर हमारा जुडिशियल सिस्टम है कि किसी को भी जमानत मिल सकती है? देखिए, बैरिस्टर साहब ने जो बात करी बिल्कुल सही बात की है उन्होंने। हमारे यहाँ जो कुछ थोड़े से फ्लॉज हमारे जुडिशियल सिस्टम में मौजूद हैं जिन्हें के एड्रेस करने की जरूरत है। अब हमारा पुलिस का निजाम, आयोग इन्वेस्टिगेशन का निजाम, वो हम सब समझते हैं कि वो कितना कमजोर या कितना स्ट्रांग है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हम यहाँ पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी कुछ भी थोड़ा सा भी आप मुआवजा खर्च करें वो तब्दील हो जाता है या अपनी हस्बे मंशा बनाया जा सकता है। जी, अब हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए जैसे बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि 10 साल की सजा मौजूद है, लेकिन आयोग जो इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर तारीख लग जाती है, फिर वो मतलब कि मामला इस तरह चल रहे हैं क्योंकि उमर शरीफ से पहले कोई और उमर शरीफ की बेटी इस दुनिया से नहीं गई, लेकिन आज जब उमर शरीफ के साथ ही हुआ है तो हम सब इस मामले पे बात कर रहे हैं। हमें अपने जुडिशियल निजाम को देखना पड़ेगा और साथ साथ जो ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि 2010 में जो ये आर्टिकल को नई शक्ल दी गई थी अमेंडमेंट के बाद, और उसमें यही कहा गया कि सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, वो ही ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं और उसमें पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और वही बात कि जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं या फिर हमारे वो लोग जो कि पॉवर्टी की बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा इंसेंटिव देकर और उनके ऑर्गन्स खरीदकर बहुत अच्छे पैसों पे वो बेचे जाते थे। और खासतौर पे 2005 के कंप्लीट रैकेट था सर, बिल्कुल सबकी नॉलेज में था, कंप्लीट रैकेट काम कर रहा था इसके पीछे। वो सर अभी भी कर रहे हैं
अच्छा। और ये लोग बहुत डीपली रूटेड होते हैं। इन लोगों के ऊपर हाथ डालना मेरे और आपकी बस की बात नहीं होती, लेकिन अथॉरिटीज जिस दिन चाहेंगी वो ये कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बैरिस्टर अली ताहिर अराई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब चलें, ठीक है, उमर शरीफ साहब हम में नहीं रहे, उमर भाई को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैं दोबारा दोहरा दूं कि लोग चाहेंगे कि यह मामला दब जाए, लेकिन हम दबने नहीं देंगे इस मामले को। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि अगर अभी भी उमर शरीफ साहब के साहबजादे जो है इस मामले को लेकर खड़े हो जाते हैं, या कोई भी आम शहरी इस मामले को लेकर खड़ा हो जाता है, सर क्या उम्मीद बाकी है कि उस डॉक्टर को चले सजा ना हो, कम से कम डी-सीट तो कर दिया जाए? जी 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 बिल्कुल 100%। देखें, ये मैं शायद जो बात अब थोड़ी सी करूंगा, हो सकता है थोड़ी सी इनसेंसिटिव हो, तो मुझे जरा थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा सर। पहली बात तो ये है कि पंजाब और सिंध में हेल्थ केयर कमीशन मौजूद हैं, उनको हेड भी करता है जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो आज तक अपना काम क्यों नहीं कर सके, कौन सी मसालियत है। जिस तरह मैं समझता हूँ कि मैं फिर अब इनसेंसिटिव में कह चुका हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, वुकला जो है वो अगर उनके खिलाफ कोई बात हो तो एक ट्रेड यूनियन की तरह आके पड़ जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स भी हैं, उनको अगर अकाउंटेबल उनके बीच में काली भेड़ों को ढूंढने की कोशिश की जाए तो वो एक ट्रेड यूनियन की तरह आके हुकूमत को पड़ जाते हैं। एक तो मसला ये आ रहा है, और नंबर 2 हैसियत एक सिटीजन, एक शहरी इस मुल्क के, मैंने ये देखा है कि हम बहुत बड़ी जल्दी होप हार भी जाते हैं। हम चीज को कई दफा एंड तक नहीं लेके जाते, मगर मैं जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैंने देखा है कई कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर आते हैं इसी सिस्टम के अंदर जो लड़के और एंड तक उस चीज को लेके जाते हैं, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, और जब वो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं तो उसको फिर सारे पाकिस्तान को फायदा होता है। मिसाल के तौर पे आज तक आप सोचें कि 2021 तक 2 फिंगर टेस्ट होता था पाकिस्तान के अंदर, औरतों के साथ ये ज्यादती होती थी, मगर किसी बंदे ने पिटीशन डाली और वो उसके ऊपर खड़ा रहा। ऐसा नहीं होता कि 1 हेयरिंग में, 2 हेयरिंग में, 3 हेयरिंग में उसका फैसला हो जाए। जाहिर है क्रिमिनल जो है लिटिगेशन में टाइम लगता है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हम ऐसे ही पाकिस्तान को क्रिटिसाइज ज्यादा कर देते हैं दुनिया के। लेकिन अली भाई मैं यहाँ पर आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगा सर। देखें, चलें ठीक है, कानूनी मुहर्रिकात इसमें क्या कहते हैं? अगर मैं दो तरफा बात करूं, चलें ठीक है, कानूनी मुहर्रिकात क्या होंगे कि चलें ठीक है, हमने देख लिया एक डॉक्टर की वजह से एक खातून जान बहक हो गई, और उस खातून के गम में उसका भाई, उसका बेटा, उसका शौहर या उसका बाप जो है वो भी इस दुनिया से चला जाता है। सर कानूनी मुहर्रिकात इस पर क्या कहते हैं, और पाकिस्तान में किस किस्म का कोई कानून मौजूद है? जी बिल्कुल कानून मौजूद है। इसके अंदर 3 किस्म की लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटी नंबर 1 ये आती है कि आप एक सिविल सूट फॉर डैमेजेस फाइल करते हैं, जिसके तहत के वो एक सिविल सूट होता है, क्रिमिनल नेचर की प्रोसीडिंग्स नहीं होती, फौजदारी नहीं, दीवानी मुकदमा होता है, कोर्ट एम्पावर्ड होती है कि आपको डैमेजेस दे। नंबर 2 उसके बाद आप आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिमिनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, तो आपके पास कत्ले खता आ जाता है। जाहिर है ये ही इज गिल्टी ऑफ मैन स्लॉटर, जो भी ये डॉक्टर है इसके ऊपर भी इसको सजाए मौत तक जो है सजा दी जा सकती है। उसके बाद आप आते हैं नंबर 3, ये जो ऑर्गन एक्ट है, ऑर्गन डोनर एक्ट 2010 का, इसके ऊपर अगर आप आए तो 10 साल की सजा मौजूद है। और फाइनली सबसे ज्यादा पीएमसी को, फाइनली जो सबसे छोटी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीएमसी को पूरा इख्तियार है कि हमेशा के लिए ऐसे डॉक्टर का लाइसेंस रिवोक कर दे। तो मैं समझता हूं कि कवानीन तो सारे मौजूद हैं, और जिस तरह आपने कहा कि आप इंशाल्लाह इसके ऊपर आवाज उठाते रहेंगे, तो मेरा भी आपसे ये वादा है कि अगर किसी कानूनी हेल्प की जरूरत पड़ी तो हम भी इसके अंदर पूरी तरह अपना रोल अदा करेंगे। ठीक है, कैसर खान निजामानी साहब की तरफ आऊंगा। कैसर खान साहब क्या कहना पसंद करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर? सर के लाइसेंस 10 साल के लिए सजा हो सकती है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, लेकिन फिर भी बात यहां पर यही आ जाएगी कि प्रोसिक्यूशन का मसला बहुत ज्यादा तवील है, और उमर शरीफ साहब की कब्र में चले जाने के बाद, सुपुर्द खाक हो जाने के बाद, सर पूरी कोशिश होगी हुकूमत की भी और ये रैकेट चलाने वालों की भी कि यह मामला दब जाए या इस मामले पर धूल जम जाए। बाकी अल्लाह खैर से अल्लाह। देखिए अली भाई, बैरिस्टर साहब ने नटशेल में सारी बात कह दी है जी, उससे रिपीट करने का मेरी तरफ से कोई जवाब बनता नहीं है। सही। अब जहां तक बात यह है कि उमर भाई का जिस तरीके से इंतकाल हुआ है, आया ये इसी वजह से हुआ है या उनकी अपनी मेडिकल कंडीशंस भी इस किस्म की थी? देखिए, हम जज्बात में आके कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो आर्टिकल को अगर हम मद्देनजर रखें
तो उसमें तो यही नजर आता है कि उनकी जो वजह है वो कुछ और बनी है। तो इसके लिए सीरियस लेजिस्लेशन, इसके लिए हकीकत पसंदी, इसके लिए डिटर्मिनेशन और जो कोर्ट का टाइम लगता है, उस सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा, तभी ये मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंच सकते हैं। मतलब हम चुटकी बजाते चेंजेस नहीं ला सकते। लेकिन सर रिलेट किया जा सकता है कैसर खान साहब कि अगर एक बेटी के साथ ऐसा हो जाए, चले मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा सर कि उमर शरीफ साहब की साहबजादी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर सर कोई आम आदमी, मुझ जैसा आप जैसा आदमी अस्पताल जाने का सोच भी नहीं सकता, चाहे घर में कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। यही होता है, ये हो रहा है। ये तो उमर शरीफ एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी थे जिनका के एक वाकया सबके सामने आ गया जी। लेकिन ऐसे सैकड़ों वाकयात हर महीने, हर हफ्ते इसी मुल्क में होते हैं और उनसे चश्मपोशी कर ली जाती है। अब उसमें कितने लोग, क्योंकि जो ये एक्ट कर रहा होता है जी और जो ये एक्ट करवा रहा होता है, उन दोनों को मालूम होता है कि दोनों ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं। सही। इस वजह से वो लोग सामने नहीं आते जी। अब अगर किसी का ऑपरेशन सही हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, वो तो बिल्कुल भी सामने नहीं आएगा, और खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाए तो वो भी सामने नहीं आता। क्योंकि मुझे ये भी अंदाजा है कि कोई ना कोई ऐसा MOU, कोई ना कोई ऐसा बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है पार्टियों से, जिसकी बिना पर वो कोर्ट जाने के अहल नहीं रहते। यहाँ तक कि जो लीगल, हम जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं और कोई मरीज बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तो एक ब्लैंक फॉर्म साइन करवा लिया जाता है कि अगर ये मरीज अपने आखिरी अयाम पूरे कर चुका और वो गुजर गया तो डॉक्टर या हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होंगे। जी। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अवामिल शामिल हैं इसमें। और अब चूंकि ये मामला एक सीरियस नौयत का बनता जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि हुकूमत वक्त इसमें, अच्छा मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि FIA को सितंबर में एम्पावर किया गया है कि जी आप लोग इस किस्म के कारोबार में मुलव्विस जो भी डॉक्टर्स हैं उनको पकड़ें और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए। लेकिन अब इस काम को मजीद तेज होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बैरिस्टर अली ताहिर अराइन साहब, सर कंक्लूड कर दीजिएगा इस मामले को, किस हद तक जो है वो संगीन बनाया जा सकता है, क्योंकि सर संगीन समझा जाएगा तभी तो संगीनी को देखते हुए हम कोई फैसला कर पाएंगे कि आया आगे आने वाले वक्तों में इस पर कानूनी तौर पर क्या लाहेअमल इख्तियार किया जा सकता है। देखिए, जस्ट टू कंक्लूड, मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली सिर्फ आईओ के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि इस केस में इंसाफ हो तो जो पार्टी है, जो उमर शरीफ साहब के बेटे हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उनको एक दफा खड़ा होना पड़ेगा और इस डॉक्टर को कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये एक ऐसा काम है जो पाकिस्तान के हर शहरी को करना पड़ेगा। एक जो कैसर भाई ने बात की, सिर्फ उसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहता हूं कि ये जो सर ब्लैंक फॉर्म्स लिखवाने का जो तरीकाकार है, ये ऑलरेडी इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। और अगर अभी भी कोई हॉस्पिटल ये काम कर रहा है, हम अगर उसकी एविडेंस ले लें तो बड़ा ठीक ठाक, यानी करोड़ों रुपए में हम उस हॉस्पिटल को इंशाल्लाह फाइन भी करवाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर अराइन साहब, माहिर कानून, और कैसर खान निजामानी साहब, अदाकार, हिदायतकार, सियासतदान, लॉयर हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह है कि कानून मौजूद है। अगर ये उमर शरीफ साहब की साहबजादी ना होती तो यह मामला दब चुका होता। लेकिन फिर मैं यही बात कहूंगा कि उमर शरीफ साहब के चले जाने के बाद भी उनकी जो वजह मौत समझी जाती है वो उनकी बेटी का इंतकाल कर जाना है, क्योंकि उसका गम उनके ऊपर इस हद तक पड़ा कि जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सके, दिन ब दिन बीमार होते गए और आज हमें वो छोड़कर मनोमट्टी तले जा सोए हैं। और यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर अगर चलती रही तो बच्चे मरते रहेंगे और उनके गम में बाप, माँ या फिर कोई उनका बड़ा भाई, बड़ी बहन भी इस दुनिया से चला जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की। तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।